हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी पीजीटी की तैयारी चल रही है और उसमें जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है उसमें ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग। किसी भी कॉस्टिंग एग्जाम में ये ज़रूर पढ़ा जाता है और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक वहाँ पे रहता है। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फर्म को, एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को अपनी सही कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए। चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाती हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाती हो या कोई सर्विस देती हो, सही कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले 30 एमसीक्यू में सिंपल, एवरेज और टफ हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज, यानी जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। यह एक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है, ये एक कॉस्ट एनालिसिस का सिस्टम है, या ये टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट करने, कैलकुलेट करने का एक मेथड है। तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट और सिंगल कॉस्टिंग मेथड या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, ये बेसिकली एक मेथड है। तो आप एक टेबल याद कर लीजिए। देखिए, ये जो रहती है जैसे जॉब कॉस्टिंग है ना, जिसमें आप कोई जॉब परफॉर्म करते हो उसकी कैलकुलेशन करते हो। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस पे भी हमारा वीडियो है, जब आप एक ठेका लेते हो तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। एक होती है बैच कॉस्टिंग, जब आप बैच में चीज़ें प्रोड्यूस करते हो तो बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है। और जब आप एक जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हो तो यूनिट कॉस्टिंग यूज़ होती है, जो हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जब गुड्स एक बार में नहीं बनता बल्कि पहली, दूसरी, तीसरी प्रोसेस कंप्लीट होने पे बनता है, तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है। जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हो तो आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ करते हो, और एक कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग भी होती है, ऑपरेशन कॉस्टिंग भी होती है। तो ये सब कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। क्योंकि वो कई बार क्या करेगा, ये नाम दे देगा आपको। मेरी हमेशा की आदत है, मैं कोशिश करता हूँ एक एमसीक्यू से आप 2 3 4 एमसीक्यू सीख पाएँ। वो क्या करेगा, ये नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कॉस्टिंग मेथड नहीं है, तो ये सब कॉस्टिंग मेथड के नाम है। और ये कॉस्टिंग की टेक्निक्स हो सकती है। आप कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये सब कॉस्ट कैलकुलेट करने की टेक्निक्स है। तो इनमें से नाम देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये कॉस्टिंग मेथड है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, वो बेसिकली एक मेथड है। और इसमें करते क्या है, इसमें हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है जी, चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चैप्टर जमते जमते समय लगता है, तो आप क्वेश्चन देखिएगा आपको। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, अब आप खुद को सॉल्व करो कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो कहाँ यूज होती है। प्रिंटिंग प्रेस में, रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, केमिकल प्रोडक्शन में, या ब्रिक्स मेकिंग में। तो अगर आप ब्रिक्स मेकिंग यानी ईंटों के भट्टे, अगर आप ईंटों के भट्टे की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको यूनिट कॉस्टिंग यूज़ करनी चाहिए। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, आप सोचिए क्या होता है। आपकी प्रिंटिंग प्रेस है तो कोई शादी के कार्ड छपाने आएगा, कोई सगाई के, कोई दुकान ओपनिंग के, किसी भी तरह के कार्ड छपवा सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्ड्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपका जॉब्स आते हैं, आपको वो जॉब परफॉर्म करने होते हैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिकली जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। अच्छा, सेकंड पढ़ें। सेकंड है, अगर आप रोड बना रहे हो या पुल बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो केमिकल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले P1 में जाएगा, P1 से तैयार होकर P2 में जाएगा, फिर P3 में जाएगा, जब नहीं 3 4 कितनी भी प्रोसेस हो सकती है, तो वहां पे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी होगी। ठीक है, तो जबकि ईंटों के भट्टे में क्या होता है, आप लगातार उत्पादन करते हो, आइडेंटिकल उत्पादन करते हो, यानी एक जैसा बनाते हो, बड़े पैमाने पर उत्पन्न करते हो, और नापना भी आसान होता है। आप 1000 ईंटों की कॉस्ट निकाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 40,000 रुपये खर्च किए और आपने 20,000 ईंटें बना दी। अब एक बात ध्यान देना, 20,000 ईंटें, यानी अगर 1000 ईंटों का एक लॉट है तो इसका मतलब आपने 20 लॉट बना दिए। तो आपने 40,000 रुपये में 20 लॉट बना दिए, तो आपकी 2,000 रुपये पर यूनिट कॉस्ट हो गई। और यहाँ यूनिट से क्या मतलब है, यूनिट का मतलब है 1000 ईंटें। खैर, इसमें अपन और बात करेंगे जब मैं यूनिट समझाऊंगा आपको। खैर, ईंटों के भट्टे में कॉस्ट निकालने के लिए ये वाला यूनिट कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप करना,
अन्य सूचना के अभाव में कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। कि सर अब ये क्या क्वेश्चन है? देखिए, आप कोई चीज़ बनाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, लेबर लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, इसके बाद फैक्ट्री में भी खर्चे होंगे। तो फैक्ट्री में कितने खर्चे होंगे, या तो आप एक्चुअल जोड़ लगा दो, और हो सकता है आपको अंदाज़ा लगाना पड़े। तो आप जब अंदाज़ा लगाएंगे तो वो किसके बेसिस पे लगाएंगे? तो जनरली ये देखा जाता है कि फैक्ट्री का लेबर से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। तो अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड का अंदाज़ा लगाना है, जिसके लिए टेक्निकल टर्म है एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। अंदाज़ा लगाना क्या होता है? सपोज करो मैं एक मेले में घूमने जा रहा हूँ, छोटा हूँ और मेले में घूमने जा रहा हूँ, तो मैं घर वाले को बोलूँगा पापा यार 200 रुपये दे दो। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मेरे मेले में 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। हो सकता है कम में काम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो जो वसूली आप करते हो अंदाजे के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब किस्सा समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज करो पिछले साल जब 2025 था, 2025 साल चल रहा है, हमने रॉ मटेरियल पे 60,000, वेजेस पे 40,000 और कुल मिला के 1 लाख रुपये प्राइम कॉस्ट पे खर्च किया, और हमारे 16,000 के खर्चे हुए थे। फैक्ट्री का खर्चा 16,000 रहा था, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा काम आया कि सर ये काम कर दो। उस काम में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, वो मुझे पता है, पर उस छोटे से काम में फैक्ट्री का खर्चा भी तो लगा होगा। लेकिन अब उस छोटे से काम में कितना रुपये लगा होगा? 500, 1000, 2000, 3000, कैसे बताऊं? तो मैं इसका अंदाज़ा लगाऊंगा। तो मैंने क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस के साथ कनेक्शन होता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। अब आप देखो, ये 16,000 रुपये है फैक्ट्री ओवरहेड और 40,000 रुपये है वेजेस का बिल। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 40%, और इसे कहा जाएगा 40% ऑन वेजेस। मतलब मैंने अभी अभी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बना दी, फैक्ट्री ओवरहेड को ज्ञात करने की एक रेट बना दी पिछले संबंध को देख के, ठीक है, कि फैक्ट्री का ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस होता है। तो यहाँ अगर वेजेस 5,000 है तो 5,000 का 40% 2,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये होगा। ऑन दैट बेसिस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट 17,000 आएगी। तो क्वेश्चन अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि कहता है अगर सूचना नहीं है तो आप फैक्ट्री ओवरहेड का अवशोषण किसके आधार पे करेंगे? आप प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज के बेसिस पे ले सकते हैं, आप पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड के आधार पे लेंगे, आप इसे वेजेस के परसेंटेज के तौर पे निकालेंगे, या आप इसे फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे निकालेंगे। तो इसका सी सबसे नज़दीकी और सही आंसर है कि अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं तो हम डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में करेंगे, उस परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। थोड़ा टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं और हर वीडियो में आप देखेंगे हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। सॉल्व कीजिए। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल इज डिडक्टेड फ्रॉम। मान लीजिए आपने कच्चा माल खरीदा, उस कच्चे माल से कुछ स्क्रैप निकला, वो आपने स्क्रैप बेच दिया। तो स्क्रैप बेचने से जो पैसा आएगा उससे आपकी कॉस्ट घटेगी। तो आप अपनी कौन सी कॉस्ट को कम करोगे? इससे आप अपनी लेबर कॉस्ट को कम करोगे, आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड को कम करोगे, आप मटेरियल कंज्यूम का जो अमाउंट आता है उसे कम करोगे, या आप फैक्ट्री कॉस्ट को कम करोगे? तो एक बात समझ लो अच्छे से, अगर ये साफ साफ लिखा हो द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कई बार केवल इतना शब्द होगा सेल्स ऑफ स्क्रैप। अगर सेल्स ऑफ स्क्रैप शब्द है तो आपको इसे फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करना है। लेकिन अगर क्लियर लिखा हो कि सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर आप इसको रॉ मटेरियल में से माइनस करोगे। तो इसका आंसर ये है कि आप इसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करोगे। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? जो मटेरियल हमने काम में लिया वो निकालते कैसे हैं? आप ये देखेंगे कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, आपने परचेज कितना किया, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया। इस फॉर्मूले से आता है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर मटेरियल पे कुछ खर्चा हुआ है तो उसे जोड़ देते हैं, और मटेरियल का स्क्रैप बेचने से अगर कुछ राशि मिली है तो वो राशि आपको कम करनी है। ये मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है, ये पूरा टेबल है। इतनी आइटमें नहीं आती, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियस ही बात है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है साहब, ठीक है। तो क्या घटाना है? स्क्रैप ऑफ मटेरियल।
स्क्रैप ऑफ मटेरियल का मतलब यही है, कच्चा माल बेचने से जो पैसा मिलता है उससे हमारी जो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है उसे माइनस करते हैं। मैं आपको रियल बताऊं एक बात, सही कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कॉस्ट सही कैलकुलेट करी और फिर अगर आपने एक वाजिब प्रॉफिट जोड़ा तो आप एक सही सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर पाओगे। अगर कोई फर्म या संस्था गलत कॉस्ट निकाल दे, सोचो ज़्यादा कॉस्ट निकाल दे, ज़्यादा कॉस्ट निकाल देगी, प्रॉफिट जोड़ेगी तो उसका सेलिंग प्राइस हायर हो जाएगा। एक मार्केट जहां कट थ्रोट कंपटीशन हो, गला काट प्रतिस्पर्धा हो, आपका ऊंचा भाव देख के ग्राहक आपकी तरफ आएगा ही नहीं। दूसरी स्थिति तो उससे भी ज़्यादा डिजास्टर्स है, वो ये कि आप अपनी कॉस्ट को गलत कैलकुलेट करते हुए कम निकाल दो। आप अपनी कम कॉस्ट निकाल दो, उसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस तय करोगे, आपको लगेगा मैं कमा रहा हूँ, आपको लगेगा मैं कमा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आपकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। मतलब जेब से ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है। कॉस्ट में पैसा जाता है, सेल से पैसा आता है। ये बिल्कुल सही सही कैलकुलेट होना चाहिए। सेलिंग प्राइस बात की चीज़ है, सबसे पहले चीज़ होती है कॉस्ट प्राइस। आपको सही कॉस्टिंग, सही कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी ही चाहिए, दिस इज़ मस्ट। ठीक है, चलो तो बात हो गई कि इसको आंसर सी रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। मूल लागत जिसको अपन प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का जोड़ क्या कहलाता है? तो एक शीट है वो आपको कस के याद करनी है। देखिए, सबसे पहले आप ले लो रॉ मटेरियल, दूसरा आप ले लो डायरेक्ट वेजेस और तीसरा ले लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहली ये तीन चीज़ें हैं जिसको मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कहूँगा। सबसे पहले आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भी इसी का नाम है और इसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वो आप जोड़ दोगे तो आपकी वर्क्स कॉस्ट आएगी। वर्क्स कॉस्ट को ही फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको ऑफिस में जो खर्चे होते हैं वो जोड़ने हैं, जिसका नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जब आप ये जोड़ोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद जो बेचने से संबंधित और ग्राहक को पहुंचाने से संबंधित खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो जोड़ोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट और सेल्स का जो गैप होगा वो प्रॉफिट आएगा। यानी इसमें बहुत सारे, इस टेबल को देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। मैं अभी के लिए बोलता हूँ, एक बार जब आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है, आप उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जोड़ोगे तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। याद रखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड छोटा वर्ड है, फैक्ट्री कॉस्ट बड़ा वर्ड है। फैक्ट्री कॉस्ट ये रहा। दूसरी बात, ये टेबल वैसे चलती यूँ है, पर आप मेरी सलाह मानो तो आप इसके फॉर्मूलों को कुछ यूँ याद करना। प्राइम कॉस्ट लिखा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड लिखा इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये बात हो गई और मेरा चिर परिचित डायलॉग आएगा कि इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं, तो आप तीन फॉर्मूले इसके बना सकते हो। अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड बनाना है तो फैक्ट्री कॉस्ट में से प्राइम कॉस्ट माइनस कर दो, ये फॉर्मूला हो सकता है। और अगर आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है तो फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड ले जाके माइनस कर दो। पर मैं कभी भी तीन फॉर्मूले याद नहीं करता, मैं एक फॉर्मूला कस के याद कर लेता हूँ, फिर दो फॉर्मूले में घुमा फिरा के बना देता हूँ। प्लस माइनस करना मैंने बचपन में सीख लिया था, आपने भी सीखा होगा। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी, उसी को वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क्स ये जो शब्द बना है ये वर्कशॉप से निकला है, क्योंकि काम जहाँ होता है उसे वर्कशॉप बोलते हैं, तो यहाँ से ड्राइव हुआ है वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस के ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अब आपने टेबल याद की थी क्या? अगर टेबल को याद की होगी तो बड़ा आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, फिर इसमें अपन ऑफिस के ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपका सीपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। ठीक है, तो बस आंसर हो गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका आंसर होगा उत्पादन लागत। एक बार फिर आप इस टेबल को याद कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट कॉस्टिंग सीख रहे हैं तो आपको कॉस्ट शीट बनानी आनी ही चाहिए। और कॉस्ट शीट ऐसे बनती है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इन तीनों को मिला दो तो इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, सबसे पहले स्टेज पे आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ेंगे, यहीं पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको ओपनिंग स्टॉक हमेशा जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक
ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है। इस तरह से आपका दूसरा पड़ाव आएगा। जैसे आप केबीसी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो आपके पड़ाव आते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव आएगा प्राइम कॉस्ट, अगला पड़ाव आएगा फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री तक के खर्चे। इसके बाद आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ना है। यहाँ पे आपका सी थर्ड पड़ाव आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आके अगर आपके पास तैयार माल है, तैयार माल मतलब वो तो क्वेश्चन में होगा तो यूज़ करना है आपको। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट यहाँ करना है, तैयार माल का एडजस्टमेंट आपको यहाँ करना है। यहाँ से आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यानी ये तो वो है जो हमने कितने का माल बेचा, फिर बेचने पे जो खर्चे हुए और कस्टमर को पहुँचाने पे जो खर्चे हुए वो भी जोड़ने होते हैं। ठीक है, कॉस्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट मान लो आपकी आ गई, मान लो 5 लाख, और फिर आपने 1 लाख रुपए का मुनाफा जोड़ा और 6 लाख में बेचा, तो 6 लाख रुपए। तो आप समझिए आप किसी एक कस्टमर को नहीं बेचते। जैसे आपने इस साल मान लेते हैं 5,000 यूनिट बनाई, 6 लाख रुपए में आप बेचना चाहते हो, तो आप उसका प्राइस रखोगे 120 रुपये यूनिट। अगर मैं थोड़ी बात आपको समझा पाऊँ, सपोज करो 5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आई है इस क्वेश्चन में, और 5,000 यूनिट ही हमने बनाए हैं, 5,000 यूनिट ही हम बेचना चाहते हैं, तो 100 रुपये पर यूनिट ये आपकी कॉस्ट है और 120 रुपये पर यूनिट आप बेच रहे हो, तो यानी 20 रुपये पर यूनिट आप कमा रहे हो। सही कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार इस चैप्टर में बोलता ही रहूँगा। आपको इस टेबल से याद करना है। ये अभी आपको ये पूरी टेबल याद हो गई, तो अभी ये हिस्सा काम में आया है आपके कि फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगली शीट पे आपको मिल जाएंगे, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉस्ट 24,000 रुपये है एवं बिक्री मूल्य पर 20% लाभ कमाने की इच्छा हो तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो ये इतना आसान नहीं होता है कि ये 24,000 देखा और 24,000 का 20% निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये 24,000 क्या दे रखी है, कॉस्ट। अगर ये 20% ऑन कॉस्ट होता, 20% ऑन कॉस्ट होता तो वाकई में ये निकल जाता और ये 4,800 रुपये आ जाता, तो आपका ये 4,800 आ जाता। अब आपकी इच्छा क्या है, 20% बिक्री मूल्य पे, यानी आपको चाहिए 20% ऑन सेल्स प्राइस। तो इस क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं है ना, राइट नाउ तो नहीं है ना। ठीक है, तो आप इसको कॉन्सेप्ट से कर सकते हो या ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आप 20% ऑन सेल प्राइस चाहते हो, यानी ये हो गया 1/5 ऑन सेल प्राइस। 1/5 ऑन सेल्स का मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। कि सर ये कैसे होता है, देखो सिंपल है, आप इसको याद कर लो और अगर सही समझो तो सही ये है कि 1/5 ऑन सेल का मतलब है 5 रुपए की सेल पे 1 रुपये कमाना है। मैं चाहता हूँ कि 5 रुपये की सेल करूँ और 1 रुपया कमा लूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 4 रुपया। ग्राहक से 5, इतना सिंपल है पर मैं फिर भी समझाऊंगा। ग्राहक से मैं 5 का नोट लूँगा, 5 का सिक्का लूँगा, 1 रुपया कमाना चाहता हूँ, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 4। तो 1/5 ऑन सेल मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। कि सर ये अपने को करना ही क्यों है, करना ही इसलिए है क्योंकि आपका जो परसेंटेज गिवन है दैट इज गिवन ऑन सेल प्राइस, और सेल प्राइस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो फिर आप डायरेक्ट 20% तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1/5 ऑन सेल मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट, और अब आप अप्लाई कर दो। 24,000 रुपये है और 24,000 पे 1/4 अप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 6,000। और मैं तो कहता हूं कि जब तक तुम, ये है बहुत सिंपल पर ये मस्ट नो चीज़ है, मतलब आपको पता होनी ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं भी एग्जाम में हूं और मेरे पास समय है या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं तो इस चीज़ को करके देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन में कॉस्ट कितना था, 24,000, मेरा प्रॉफिट अभी कितना आया, मैंने कैलकुलेट किया 6,000, तो मेरा सेल्स कितना हुआ, 30,000। ठीक है, तो मैं जो चाह रहा था वो हुआ क्या, मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था सेल्स का 20%, सेल्स का 20%। अब तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, ठीक है, तो मेरी सेल 30,000 है, 30,000 का 20% 6,000 होता है ना, हाँ होता है सर, बस।
तो इसका मतलब मैंने जो निकाला है वो सही निकाला है। जो मैं चाह रहा था वो हो चुका है। हमें इसने पूछा लाभ कितना होगा, तो 6,000 रुपये का लाभ होगा। और इससे अगर आपसे सेल पूछता तो इसका मतलब आपको 24 का माल 6,000 जोड़ के 30,000 में बेचना होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रॉफिट बराबर 6,000 है। नेक्स्ट, देखो एक बार आपको क्या चीज़ें समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं आपको 20-30 क्वेश्चन करा दूं उसके, ताकि आपको एक मोटी मोटी समझ, बाहर बाहर की बाउंड्री समझ में आ जाए। देन फिर आपके पास एक प्रैक्टिस शीट होगी, हमारे पास ऐप पे भी अवेलेबल होती हैं। फिर आप उनको प्रैक्टिस शीट कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। अब कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो 1 घंटे का वीडियो ही नहीं सुन सकते। ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, कोई बच्चा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई बच्चा क्लास में जाना नहीं चाहता, ठीक है, बहुत समय लगाना नहीं चाहता, घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है, आधा 1 घंटा देना नहीं चाहता, तो फिर रिजल्ट की उम्मीद कैसे करोगे ना। प्रॉब्लम यही है ना कि आपको अपना अटेंशन और एनर्जी देना पड़ेगा, तब तो जाके रिजल्ट आएगा ना। अगर आप कुछ दोगे नहीं तो कुछ क्यों आएगा। आपको मैं बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम बताऊं। अगर आप मान लो हेडपंप देखा होगा आपने, अगर आप हेडपंप चलाओगे नहीं तो पानी कैसे आएगा। भले आप हेडपंप को आधा घंटा देखो चाहे 1 घंटा देखो, चलाओगे नहीं तो कैसे आएगा। स्विमिंग पूल में उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे आएगा। तो ये बच्चों वाली बात है। अब हम पता नहीं क्यों अपने आप को मूर्ख बनाते हैं कि बिना करे रिजल्ट हो जाए। आपको लगता है कि जो जिनका हुआ है उनका ऐसे ही हो गया है। नहीं होता ऐसा। जिसका भी कुछ भी ढंग का लाइफ में हुआ है ना, उसने वो किया है। और इस मामले में तो ये भी नहीं, पढ़ाई वाले मामले में तो ऐसे भी नहीं चलता है कि बाप दादा कर जाएं तो अपने काम आ जाए। धंधे में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है। धंधा बाप ने जमाया, बेटा मजे ले रहा है। इन्वेस्टमेंट आपके पुरखे कर गए, प्रॉपर्टी आपके पुरखे छोड़ गए, मजे आप ले रहे हो, वहां होता है। लेकिन जॉब वाली लाइन में बाप दादा भले होशियार हो चाहे अनपढ़ हो, वहां तो नतीजा आप ही को निकालना है सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, देखो है क्या देखा हुआ। कहता है लागत विवरण में, यानी जो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं इस चैप्टर में, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में रिलायजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज डिडक्टेड फ्रॉम। अगर आपके पास कोई स्क्रैप है, स्क्रैप क्या, मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करोगे तो कचरा भी तो निकलेगा। वो कचरा या तो बेचने जैसा होगा या नहीं बेचने जैसा होगा। अगर बेचने जैसा होगा, 1,000 2,000 5,000 आपके आएंगे तो आपकी कॉस्ट घटेगी। अब के बाद वर्ड क्या है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। रॉ मटेरियल तो है नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसको आप एफ सी में से एडजस्ट करोगे। यानी जब आप फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे होंगे, उस समय मान लो आपके कचरे से 5,000 आ गए, तो आप 5,000 रुपया लेस करोगे। तो फैक्ट्री, आपको पता है पहले प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो हम जोड़ेंगे, जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसका एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। और अगर आपको कचरा, जिसको अवशिष्ट, कबाड़, रद्दी, क्या बात है हिंदी हिंदी में, तो बेचने से जो मिलेगा वो आपको लेस करना पड़ेगा, उसे सेल्स ऑफ स्क्रैप कहेंगे। और तब जो आएगी निकल के उसे हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। तो इसका आंसर ए रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की मूल लागत में शामिल करते हैं किसको। ऑप्शन देखते हैं। प्राइम कॉस्ट के कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसकी प्राइम कॉस्ट में क्या शामिल होगा, प्रोडक्टिव वेजेस, सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, आप बिल्कुल एक नेव हैं, बिल्कुल नौसिखिए हैं, तो आप बोलेंगे सर कॉस्ट में तो सभी जुड़ेगा ना, खर्चा तो खर्चा है। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा होता है। बात सही है, लेकिन इसने टोटल कॉस्ट नहीं पूछी है। ही इज आस्किंग कि प्राइम कॉस्ट में क्या आता है। तो प्राइम कॉस्ट में 3 ही चीज़ें आती हैं। प्राइम कॉस्ट मतलब मेन कॉस्ट। मेन कॉस्ट आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, आप देखना, समझने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे। सपोज करो मेरी एक छोटी सी बेकरी है, और बेकरी है, मैं बेकरी का ओनर हूँ, और हम केवल पिज़्ज़ा बेचते हैं। एक बंदा है, मैंने उसको रख रखा है, वो दिन भर के 20 पिज़्ज़ा बनाता है, लगभग इतनी ही हमारी सेल है। ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हम 20 पिज़्ज़ा के बेस मंगाएंगे।
ठीक है, मान लेते हैं कि 30 रुपए का एक आता है, तो 600 रुपए की कॉस्ट को हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो बंदा है वो रोज के मेरे से 800 रुपये ले जाता है। ठीक है, ये जो हमारा कुक है वो 800 रुपये ले जाता है, इसे अपन बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इसकी डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से प्रोडक्शन होता है। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पिज्ज़ा बेस का ऐसा है कि हम वो एक डब्बे में पैक करके देते हैं, हम खिलाते नहीं है, टेक अवे का सिस्टम है, आओ खाओ खाओ मत ले जाओ। वो जो डब्बा आता है वो 5 रुपए का एक आता है, पैकिंग का 5 रुपए का एक आता है। तो 20 बॉक्स के 100 रुपये हो गए, तो ये 100 रुपये हो गए। तो अब आप समझे 1500 रुपये। अगर मैं अभी और कोई कॉस्ट आपको नहीं बता रहा, मेन कॉस्ट बता रहा हूँ, 1500 रुपये कॉस्ट है कितने की, 20 पिज्ज़ा की। इसका मतलब मेरी कॉस्ट हुई 75 रुपये पर पीस, पर पिज्ज़ा बॉक्स। ठीक है, तो अपन इसको पर यूनिट बोलते हैं, 75 रुपये पर यूनिट। फिर मैं 100 का बेचूं, 125 का बेचूं, 150 का बेचूं, कंपटीशन 200 का बेचूं। पर अब आप यहाँ पे बात समझ रहे हो ना कि इतना ही थोड़ा ना लगता होगा, वो पिज़्ज़ा जिस चीज़ में बनता होगा, ओवन में या जिसमें भी बनता होगा, उसका भी खर्चा होगा, और भी लाइटिंग जलती होगी, उसके ऊपर कोई टॉपिंग्स डलती होगी, उसका खर्चा होता होगा। ये सारे खर्चे भी होते हैं जिसको ओवरहेड बोलते हैं, ऊपर के खर्चे, हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो वो सब भी हमें समझने होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, प्राइम कॉस्ट में जो जोड़ा जाता है वो होती है प्रोडक्टिव वेजेस। ये जो इंस्पेक्टर है वो फैक्ट्री में होता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल है। फैक्ट्री मैनेजर भी फैक्ट्री में होता है, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल है। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के बाद आते हैं, तो आपका ये आंसर रहेगा ए। ठीक है, हर किसी का आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। किसी वस्तु की मूल लागत में शामिल नहीं करेंगे आप, कन्वर्टेबल कॉस्ट को शामिल किया जाता है, प्रोडक्टिव लेबर को शामिल किया जाता है, फॉरमैन की सैलरी को शामिल नहीं किया जाता, और कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन को शामिल किया जाता है। कि सर क्या चीज़, देखो आप पिज़्ज़ा बेस लाए थे ना, वो होता है रॉ मटेरियल, उसी को तो आप कन्वर्ट करते हो ना, उसी को तो आप फ्रेश खाने लायक पिज़्ज़ा में कन्वर्ट करते हो। तो रॉ मटेरियल ऑल्सो नोन एज कन्वर्टेबल मटेरियल बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। अच्छा, उसको बनाने के लिए जो लेबर चाहिए, वेजेस चाहिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, कुछ भी बोलो। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में ही होते हैं, और आप डायरेक्ट उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, तो कोई कस्टमर आया, उसको मान लीजिए 1000 थैली होती है प्रिंटिंग प्रेस पे, वो 1000 थैलियाँ प्रिंट करानी है, तो 1000 थैलियों का मटेरियल लगेगा, 1000 थैलियों को छापने वाले की लेबर लगेगी, और उस पर छपाई करने के लिए आपको एक डाई की आवश्यकता होगी। डाई मतलब सांचा, एक सांचे की आवश्यकता होगी। वो सांचा आपके उसी में काम आएगा, फिर वो किसी में काम नहीं आएगा। तो ये जो सांचे की लागत होगी वो स्पेशली असाइंड टू दिस है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट खर्चा आता है जो उससे रिलेटेड है, पिज्ज़ा बॉक्स वाले मामले में आप कह सकते हो कि वो जो बॉक्स हमने लिया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल था। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये मटेरियल लगेगा, उसको लगाने वालों की लेबर लगेगी, और वो बिल्डिंग का काम शुरू होने के दौरान या पहले आप एक नक्शा बनवाओगे, वो नक्शा आपका उसी से रिलेटेड है। तो किसी भी खर्चे के आगे स्पेशल आ जाता है ना, मतलब स्पेशली रिलेटेड टू दिस, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ये डी है। तो किसे शामिल नहीं करेंगे, तो ये जो है ना फॉरमैन सैलरी, ये फैक्ट्री का ओवरहेड होता है। फॉरमैन क्या होता है, फॉरमैन लेबर्स के ऊपर होता है, लगभग सुपरवाइजर लेवल का, सुपरवाइजर लेवल से थोड़ा नीचे। तो नीचे जो काम करते हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स या लेबर्स, उन लेबरर्स के ऊपर जो उनकी निगरानी करने के लिए होता है, दैट इज फॉरमैन। ठीक है, फिर थोड़ा सुपरवाइजर आ जाता है, तो फॉरमैन हुआ, सुपरवाइजर हुआ, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, ये आपको फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट गिवन है, ये सारी लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी है ना। तो इस क्वेश्चन के अलावा जो भी शीट छपा हुआ है
वैसे कहते हैं धोड़े पे काला जो भी छपा हुआ है, सफ़ेद पे काला जो भी छपा हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है, और मेरे मामले में इस काले पे सफ़ेद जो भी छपा हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष व्यय है, इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस ऐसा है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। क्या है मैं बताता हूँ अभी। पावर एंड फ्यूल फॉर मशीन, मशीन्स कहाँ होती है? फैक्ट्री में, तो ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर कहाँ पाया जाता है? जनरली फैक्ट्री में, तो ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। रॉयल्टी पेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन करते जाओगे तो रॉयल्टी देती जानी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक खान है ना, माइन है, उस माइन से आप कोयला निकालते हो, तो कोयले का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जितना कोयला निकालते जाओगे उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। मतलब दिस एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। तो ये जो एक्सपेंस है, इनमें से ये वाला एक्सपेंस जो है डी वाला, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के और एग्जांपल दे रखे हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम मतलब जिस समय पे लेबर फिजिकली मौजूद होता है पर उस समय में काम नहीं होता। कि सर बंदा होगा काम नहीं करेगा, हाँ ऐसा होता है। कि सर कैसे? जैसे लेबर फैक्ट्री के अंदर आता है, एक गेट से लेके वो मशीन तक आता है, आने में 5 मिनट लगते हैं, ख़राब हुए, अटेंडेंस वगैरह करेगा, आने के बाद घर से कपड़ों में आएगा, तो फिर यूनिफॉर्म चेंज करेगा, उसमें टाइम ख़राब हुआ। काम के बीच में बाथरूम करने भी जाएगा, 1-2 घंटे काम करने के बाद चाय भी पिएगा, 2-4-5 मिनट गपशप भी करेगा ही, लंच ब्रेक लेगा। ये सब में वो बंदा फैक्ट्री में होता है पर काम नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मोटे तौर पे अगर आप बोल दो कि 8 घंटे अगर लेबर आता है तो 1 घंटा तो उसका टाइम पास मान ही लो आप, और इसका आप कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करना मत, भाग जाएगा। तो ये जो इसको अपन कॉस्टिंग के अंदर जो अपन डीप डाउन जाओगे ना, तो ये जो 7 घंटे की वेजेस है, इसको तो अपन कहते हैं डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। और ये जो 1 घंटे की वेजेस है आइडल टाइम की, इस 1 घंटे की कॉस्ट को हम अलग करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं थोड़ा और समझाऊँ, अगर आप इसको 400 रुपये दे रहे हो, तो 400 रुपये में 8 घंटे काम कर रहा है वो आपके पास, 50 रुपये प्रति घंटा, तो 350 रुपये, 350 रुपये डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, और 50 रुपये जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड में जाया करता है। इसने हमसे डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए, और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पे हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमने प्रीवियस ईयर को कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, निम्न में से किस में उत्पादन लागत विधि, यानी जो आप कर रहे हैं, जो आप टॉपिक सीख रहे हैं, इकाई लागत विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? कागज मिल जहाँ कागज बनते हैं वहाँ पे बिल्कुल, शुगर मिल जहाँ शुगर बनती है वहाँ पे हाँ, फ्लोर मिल आटा चक्की में बिल्कुल हाँ, टेक्सटाइल मिल कपड़ा बनता है हाँ, सीमेंट फैक्ट्रीज, इन सभी में यूनिट कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। जो आप पढ़ रहे हैं उन सब में यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल हुआ करता है। एक बार देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, कोयला उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जैसी इकाइयाँ बनती हैं, बड़े पैमाने पे बनती हैं, कंटिन्यूअसली बनती हैं, और वो इजीली काउंटेबल होती हैं।
पेपर मिल में कितना रिम पेपर बना या कितना किलो पेपर बना। शुगर मिल में कितने क्विंटल शुगर बनी। फ्लोर मिल में कितना क्विंटल या कितना टन बना। टेक्सटाइल मिल में कितना मीटर कपड़ा बना। सीमेंट फैक्ट्रीज में कितने कट्टे सीमेंट के बने। तो वो सब के लिए आप यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट, अ कॉस्ट शीट शोज, ये जो आप कॉस्ट शीट सुन रहे हो जिसका परफॉर्मा भी देखा, उसमें क्या दिखाई देता है आपको? टोटल कॉस्ट दिखती है, पर यूनिट कॉस्ट दिखती है कि दोनों दिखती है? दोनों दिखती है। ठीक है, हो सकता है कि मैं कभी जल्दीबाजी में कॉस्ट शीट बनाऊं तो मैं केवल ऐसे बना दूं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिस 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 और यहाँ पे, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको लगेगा कि खाली यही बनता है, पर नहीं, इसके पास में पर यूनिट का कॉलम भी होता है। जैसे आपका 5,000 का मटेरियल लगा और आपने 100 यूनिट बनाए, तो यहाँ तो आप 5,000 रुपये लिखोगे और यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय 100 करके आप 50 रुपये पर यूनिट। यानी कॉस्ट पे कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो आप जरा, कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है, इसमें आपको टोटल कॉस्ट भी दिखानी है और पर यूनिट कॉस्ट भी दिखानी है। पर यूनिट कॉस्ट आप कैसे दिखाते हो? आपकी जो कॉस्ट आती है उसमें आपने जो आउटपुट किया है, जिसको आप प्रोडक्शन बोलते हो, उसे अपन डिवाइड करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बनती है। इसे ही जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो एसी बोलते हो, एवरेज कॉस्ट। चीज़ें जुड़ी हुई है, आप कभी थोड़ा पढ़ाई जब कर लेंगे तो आप देखेंगे कॉमर्स के कैसे तीनों, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इसके बाद जो भी और चीज़ें पढ़ी जाती है वो कैसे कनेक्ट हो रखी हैं। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट, मूल लागत। मूल लागत कैसे ज्ञात की जाती है? अब तो ये बच्चों वाली बात हो गई। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो DMDLDE, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आती है। ठीक है, और इसमें एक बात और समझ लीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब, कोई पूछे कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल परचेज? नो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में कितना कच्चा माल खरीदा वो महत्व नहीं रखता, कितना कच्चा माल हमने काम में लिया वो महत्व रखता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक लेना होगा, परचेज लेना होगा, माल खरीदने पे कोई खर्चा लगा तो वो लेना होगा, और जो बचा हुआ माल है वो लेस करना होगा। क्यों लेस करना होगा? क्योंकि वो काम में नहीं आया। अगर आपके पास 1,000 का माल था, 20,000 का माल परचेज किया, 2,000 का खर्चा हुआ और एंड ऑफ द डे 8,000 का माल बच गया, तो इसका मतलब है आपने 15,000 का मटेरियल कंज्यूम किया। तो व्हेन वी से डायरेक्ट मटेरियल तो वी मीन मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, और अगर आपसे प्राइम कॉस्ट पूछता है तो प्राइम कॉस्ट ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट इन तीनों का योग होती है। तो इसमें 2 ही आइटमें हैं, नहीं चलेगा। इसमें भी 2 आइटमें हैं, नहीं चलेगा। इसमें तो कुछ और ही दे दिया, पता नहीं क्या ही। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ये है कि उत्पादन खाते के डेबिट में कौन सी मदें आती है। तो अगर आप कॉस्ट शीट आपने देखा, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अगर आप कॉस्ट शीट को चाहो तो प्रोडक्शन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें डीआर और सीआर में चली जाएंगी। तो लेबर क्या है? खर्चा है, तो कहाँ जाएगा? डीआर में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ क्या है? खर्चा है, तो कहाँ जाएगा? डीआर में। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? खर्चा है, तो कहाँ जाएगा? डीआर में। तो ये सारे, तो अगर आप प्रोडक्शन अकाउंट बनाओगे तो ये सारे के सारे खर्चे आपको डेबिट साइड पे दिखाई देंगे। अब उसी कॉस्ट शीट को आप देखो, ये कॉस्ट शीट का बदला हुआ रूप है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट। इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये डीआर साइड है जो कि 2 से स्टार्ट होती है प्रीफिक्स, और ये सीआर साइड है, ये बाय से स्टार्ट होती है। जो आप पैदा करेंगे, बनाएंगे, वो आउटपुट कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लेना है, प्रोडक्टिव वेजेस लेनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फैक्ट्री का खर्चा लेना है, ऑफिस का खर्चा लेना है। तो यहाँ तक आपने ऑफिस के खर्चे ले लिए, ऑफिस के खर्चे तक ले लेते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। तो सपोज करो आपने 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए, सपोज पहले 2 लाख 2,000 लिख देता हूँ, 2 लाख 2,000 रुपये आए, 2,000 रुपये आपको स्क्रैप बेच के मिले, तो आपकी जो नेट कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए आई। ये 2 लाख रुपए अगले पड़ाव पे जाएगी। यहाँ से लिखा है हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, ये नीचे आगे बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD। आपने इस साल 2 लाख रुपए लगा दिए हैं अब तक। अब आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें भी आपका पैसा लगा था पिछले साल, तो वो आपको डीआर में लिखना है। इसके बाद बेचने पे कोई खर्चा हुआ तो वो लिखना है डीआर में। आप जो माल नहीं बेच पाए उसे सीआर में लिखना है, जो माल बेच पाए वो भी सीआर में लिखना है। याद रखिएगा, ये आपका इनपुट कहलाता है, ये वाला साइड इनपुट है, लगाया लगाया लगाया। फिर जो आप बेच देते हैं वो सीआर में कहलाएगा, बाय सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। जो आप
आप कभी कभी माल दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हो तो बाय ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट जो माल बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। फिर इसके गैप से सपोज करो इधर का जो जोड़ हो रहा है वो 2.5 लाख रुपए हो रहा है और इधर का जो सीआर में आ रहा है वो 4 लाख आ रहा है, तो 1.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो कॉस्ट शीट से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसी चीज़ को आप प्रोडक्शन अकाउंट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। इसने पूछा था प्रोडक्शन अकाउंट के डीआर में कौन आएगा, ये सारी आइटमें प्रोडक्शन अकाउंट के डीआर में आएंगी, तो इसका आंसर सिंपली डी होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है तैयार माल का अंतिम स्कंद कहाँ आता है। तो अब ये बात भी देखो कि आपने पिछला क्वेश्चन कितना ध्यान से देखा। उसमें मैंने फिनिश गुड्स बताया कि जो माल बच जाता है एंड में, जो हम बेच देते हैं वो भी सीआर में आता है, और जो माल बच जाता है वो भी सीआर में आता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं। भले आप वीडियो सुन रहे हैं चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, होता यही है। बच्चे का एग्ज़ाम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कभी कभी तो साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद होता है। लेकिन आपको अपने दिमाग पर यकीन करना होगा, और यकीन मानिए ये सही भी है, कि आप जिस समय पढ़ रहे हैं ना उस समय आप फुल टू कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, बिल्कुल दुनियादारी भूल के पढ़िए। आपको वो दिमाग में रह जाएगा, बहुत अच्छे से आपका बैठ जाएगा, क्योंकि ये दिमाग बड़ा शक्तिशाली होता है। आप मान के चलिए जो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये चैप्टर मैंने देख रखा है, भले कहीं पे भी किसी भी लेवल पे देख रखा हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ये पहली बार ही होता है, और जैसे मैं कोई नया चैप्टर बता दूं आपको, तो तो ऑब्वियस सी बात है, कभी आपने उस चैप्टर से मुलाकात नहीं की है, कभी उसके बारे में सुना नहीं है, तो वो नई चीज़ लगेगी तो डर लगेगा। तो अपन उसको क्या बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तरीका पढ़ाई का ये होता है कि एक बार घुस जाओ, एक बार सुन लो। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पहले आप जैसे जो प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट करते हैं उससे पहले एक बार आप वीडियो सुन लें। या तो आपने कहीं पहले कोचिंग ले रखी हो, या हमारे वीडियोस से सुन लो, या हमारा कोर्स बाय कर लो। उससे आपको पहले उस टॉपिक का आइडिया आ जाएगा। देन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, फिर प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको मज़ा आता जाएगा। सिंपल, पढ़ाई करना सिंपल है बस। ठीक है, तो अब बात ये रही कि सर क्या आप समझा रहे थे कि जो माल एंड में बच जाता है वो कहाँ आता है, वो प्रोडक्शन खाते के डीआर में आता है कि सीआर में आता है कि दोनों तरफ आता है। तो वो सीआर में आता है। ठीक है, तो जो माल आपने बेचा, जो माल आपने बेचा वो भी सीआर में आएगा, और जो माल एंड में बच गया वो भी सीआर में आएगा। इसी क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है। देखो पेपर साइटर ऐसे भी करते हैं कि जैसे किसी बुक से रेफरेंस ले लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा टोन चेंज कर दिया और थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए, या एग्जामिनर तो बेसिक से भी क्वेश्चन बना ही सकता है। तो खैर, जो माल आपका बच जाता है वो सीआर में आता है। कि सर आप पढ़ाते कम हो, फालतू का ज्ञान ज़्यादा देते हो। कोई बात नहीं जी, मेरी आदत है। अभी तो फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया, नहीं तो पहले तो हर बात में ही डायलॉग मारता। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कारखाना लागत में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन फैक्ट्री कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, जी हाँ ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑब्वियस सी बात है ये सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। एडवर्टीजमेंट, ये भी सेलिंग ओवरहेड है, क्योंकि इसका संबंध किससे है, सेल से। विज्ञापन आप क्यों करते हो, सेल के लिए। और अगर आपने ऑफिस बना रखा है जहाँ सेल्स है तो वो सेल ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑडिट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, ऑफिस ओवरहेड में, है ना। आपको खर्चों की पहचान होनी चाहिए, कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा, ये लिस्ट है, एक बार आप याद रख लो। ये जिस भी खर्चे के आगे फैक्ट्री आ जाएगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वो सब फैक्ट्री के खर्चे हैं। आपको ये याद रखना है कि इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते कि इस पे इतना लगा। ठीक है, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा बॉक्स का जो आप बॉक्स लाए थे वो आपको पता है कि पिज़्ज़ा के लिए लाए, लेकिन आप टमाटर लेके आए। अब टमाटर पिज़्ज़ा बनाने में भी काम आ रहे हैं, टमाटर किसी और आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें भी, कोई सब्जी बना रहे हो उसमें भी काम आ रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि पिज्ज़ा में 1 रुपये का टमाटर डाला या 8 आने का टमाटर डाला। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए वो कॉस्टिंग की बात अपन बाद में करेंगे, पर इनडायरेक्ट मटेरियल यही होता है जिसे आप डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते वो, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपुर्दगी वाहन के रख रखाव एवं हाथ संबंधी व्यय क्या है। तो क्या वर्ड है, सुपुर्दगी वाहन, मतलब क्या है, डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल क्या करता होगा, चीज़ को डिलीवर करता होगा। जैसे सपोज करो हमारी आदत है कि हम होम डिलीवरी देते हैं, तो होम डिलीवरी देंगे तो रिक्शा होगा,
बड़ी चीज़ होगी तो रिक्शा होगा, छोटी चीज़ होगी तो ई बाइक हो सकती है या स्कूटर हो सकता है। उसको मेंटेन करेंगे, यानी उसका पेट्रोल, उसको ले जाने वाले का खर्चा, उसका डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के तहत आएंगे, ये आपके वितरण लागत के तहत आएंगे। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा इसमें, अच्छा सी ऑप्शन, डी कहाँ चला गया, ए बी सी, अच्छा ये सी और डी यहाँ आ गए। ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेचे गए माल की लागत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपने आज के वीडियो में सुन लिया है, अब आपको ध्यान हो तो देखो, सिंपल है। जो माल हम तैयार करते हैं, जो माल हम तैयार करते हैं इस साल, उसको हम, उस पे जो हमारा खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये माल वो है जो हमने करंट ईयर में तैयार किया। इसके अंदर प्लस करते हैं जो माल हमारे पास पहले से तैयार पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऑब्वियस ही बात है, ये हमने लास्ट ईयर तैयार किया था। इन दोनों को जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 यूनिट थे और 10,000 यूनिट हमने इस साल बनाए, 2,000 यूनिट हमारे पास पहले थे, तो ये हो गए 12,000 यूनिट। और इसमें से हम देखेंगे कि कितने यूनिट हम नहीं बेच पाए। सपोज करो हम 4,000 यूनिट नहीं बेच पाए, तो 12,000 हमारे पास थे, 4,000 हम नहीं बेच पाए, तो 8,000 को हम बेच पाए, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही सुना है, जो माल हम बेचते हैं उसकी कॉस्ट निकालना। ठीक है, भले ही हमने 10,000 यूनिट इस साल बनाए हों, उसकी लागत अलग होगी। हम यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना माल बेचा। उसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ, अगर आप इसे अकाउंट से कनेक्ट करो तो एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे इस क्वेश्चन में आप कितनी बेचोगे, 8,000 यूनिट, क्योंकि 12,000 में से 4,000 को तो आप नहीं बेच पाए ना, आपने 8,000 ही तो बेची। तो आपके पास जो सेल रेवेन्यू आएगा वो कितने से आएगा, 8,000 रेवेन्यू से। समझना, जो हम बेचेंगे, सेल्स करेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो उसको बोलेंगे सेल्स रेवेन्यू। तो सेल रेवेन्यू अगर 8,000 यूनिट का है तो कॉस्ट भी तो 8,000 यूनिट की होनी चाहिए। दैट इज़ वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे या कैसे निकाला, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, तो आपका आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बातों बातों में बेवकूफ़ बना रहा है, गलत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बेवकूफ़ बना रहा है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का फॉर्मूला दे रखा है। और कई बार एक वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब आपने जो माल बेचा उस पे जो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होगी उसको मिला के फिर अब कोई खर्चा बाकी नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट, और उसको बेचने पे जो खर्चे हुए उसको भी जोड़ के जो लोगे उसको बोलोगे कॉस्ट ऑफ सेल। ये बिल्कुल आपकी एंड कॉस्ट है, इसके बाद कोई कॉस्ट नहीं लगनी। ठीक है, चलो फॉर्मूला देखना क्या मांगा है, उस हिसाब से काम करना। आंसर इसका बी हो गया है। अगला क्वेश्चन, अब जो आपने सीखा उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। आपने इस साल 1.5 लाख रुपए खर्च किया और इस साल आपने 10,000 यूनिट बनाए। ठीक है, फिर आपके पास 4,000 यूनिट पहले के भी थे, 2,000 यूनिट उसमें से बच गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझो पहले बात को, 10,000 यूनिट हमने बनाए और 4,000 हमारे पास पहले के थे, तो ये हो गए 14,000 यूनिट, और 14,000 में से 2,000 बच गए, तो इसका मतलब हमने 12,000 यूनिट बेचे हैं। इस बात को दिमाग में रखना कि हमने 12,000 यूनिट बेचे हैं। और अगर आपने माल को 25 रुपये के हिसाब से बेचा है तो 12,000 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख रुपये। 3 लाख क्या है, आपकी सेल। और आपका जो सेलिंग खर्चा होगा, सेलिंग खर्चा जितने यूनिट बनाए हैं उस पे होगा या जितने यूनिट बेचे हैं उस पे होगा। तो सेलिंग खर्चा बेचने पे होता है। तो आपने चूंकि 12,000 यूनिट बेचे हैं तो 12,000 यूनिट बेचने पे आपका 48,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। ओके, मैं शीट बनाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से चलती है, प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आप इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ोगे, लेकिन आपको ये नहीं दे रखा कि 4,000 यूनिट का मूल्य क्या है। तो फिर हमें एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी कि इस साल जो हमने 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च किया है उससे हमने 10,000 यूनिट बनाए हैं।
इसका मतलब है प्रति इकाई लागत हमारी 15 रुपये है, एक यूनिट की कॉस्ट 15 रुपये है, तो 4000 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 2000 यूनिट का मूल्य कितना होगा। इसको अपने को प्लस माइनस करना है। मैं एक बार फिर बोला बताता हूँ, भले आप बोर हों। 1.5 लाख रुपए का माल था, 1.5 लाख का माल हमने इस साल बनाया, खर्चा इस साल किया, 60,000 का माल पहले का पड़ा है, तो कितना हो गया 210। 210 में से 30 का माल बच गया, रिमेन अनसोल्ड। इसका मतलब 180 का माल हमने बेचा। 180 को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। जो हमने सेल करी वो 3 लाख की है, 180 का माल हमने 3 लाख में बेचा, तो 1,20,000 हमने कमाया। 1,20,000 क्या कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे सेलिंग खर्चे कितने हुए, 48, तो ये 72,000 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ये रास्ते से क्या होता है, इस रास्ते से जाने से आप GP और NP दोनों निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, इसने पूछा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 120,000 और नेट प्रॉफिट है 72,000, तो ये वाला आंसर सही है, तो इसका आंसर B होगा। ठीक है, आराम से देखिएगा, आराम से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विक्रय ऊपरी व्यय में शामिल किए जाते हैं, डैश डैश विल बी इंक्लूडेड इन द सेलिंग ओवरहेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिप्रेजेंटेटिव, डेफिनेटली ये सेलिंग ओवरहेड है। शोरूम और एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, ये भी सेलिंग ओवरहेड है। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, ये भी सेलिंग ओवरहेड है। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, समझिएगा बात को। जो हम विज्ञापन पे पैसा खर्च करते हैं, या जो विज्ञापन करने गए हैं बंदे, मतलब हमारे पैम्पलेट लेके गए हैं, हमारे बैनर या फ्लैक्सेस लेके गए हैं, हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन जगह जगह कर रहे हैं, तो वो खर्चा क्या है, सेलिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप सेल करना चाहते हो। आपने एक जगह शोरूम बनाया, तो शोरूम में लाइट होगी, सफाई होगी, बंदा होगा, उसका खर्चा। एग्जिबिट करना भी वही चीज़ हो गई। ठीक है, और अगर आप मार्केट में रिसर्च करते हो कि आप प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी चाहते हैं, या क्यों हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सेलिंग। तो ये सब के सब सेलिंग ओवरहेड के एग्जाम्पल हैं। एक बार और भी आप देख लीजिए, जो आपके बंदे घूम घूम के माल बेचते हैं, उनको ट्रैवलर कमीशन देते हैं, उनका ट्रैवलिंग खर्चा होता है। फ्री सैंपल पे जो पैसा खर्च होता है, पैकिंग पे जो खर्चा होता है, पैकिंग खर्चा वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ये भी, ये वाला खर्चा कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड, ये भी गलत दे रखा है, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्काउंट में भी लफड़े होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि डिस्काउंट, ये मैं हटा दूंगा। डिस्काउंट में भी कुछ लोग बोलते हैं कि सेलिंग ओवरहेड मानना चाहिए या नहीं। बैड डेट्स पे अब राय बन गई है कि बैड डेट सेल से रिलेटेड होता है, और कलेक्शन पे जो पैसा खर्च होता है ये भी सेल से रिलेटेड होता है। तो ये सारे खर्चे, ये सारे खर्चे सेलिंग ओवरहेड है। कुछ एक ऐसे हैं तो मैं इसको हटा दूंगा ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वस्तु के उत्पादन के लागत संबंधी आंकड़ों को खाते के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन की टाइमिंग थोड़ी गलत होगी, ये बात तो हम सीख ही चुके हैं कि अगर आप कॉस्ट शीट के आंकड़ों को एक खाते के रूप में कन्वर्ट कर दो तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन अकाउंट, उत्पादन खाता। तो इसका आंसर C रहेगा। व्हेन द डेटा रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे उसकी कुछ कॉस्ट आएगी। वो डेटा अगर आप एक अकाउंट के फॉर्म में बनाओगे, DRCR के फॉर्म में बनाओगे, तो वो प्रोडक्शन अकाउंट बनेगा। थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, ये खैर वही है, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें इन्होंने देखो प्राइम कॉस्ट भी कोट की है, फैक्ट्री का खर्चा जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट भी कोट की है, और ऑफिस का खर्चा जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आ गया, CD का BD हो गया। इसके बाद जो माल पहले से पड़ा है उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, DR में लिखेंगे। बचा हुआ माल आपको CR में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन करके इन्होंने COGS निकाल दिया, फिर वो COGS नीचे आ गया। मतलब ये प्रोडक्शन अकाउंट को ही इन्होंने थोड़ा और रिफाइंड वे में बनाया है। COGS नीचे आ गया, COGS में अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल नीचे आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल को और सेल्स में कंपेयर कर लेना, अगर आपको मुनाफा हुआ तो प्रॉफिट, घाटा हुआ तो लॉस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। उत्पादन खाते के क्रेडिट पक्ष में किसको दिखाया जाता है? तो ओपनिंग स्टॉक, ये तो आपको DR में देखने को मिलता है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, ये भी DR में देखने को मिलता है। सेल, सेल ये तो देखो कहने की बात है, तैयार माल की बिक्री, जो बेचोगे उसको तैयार माल ही तो बेचोगे, तो ये आपको सेल आपको कहाँ दिखाई देगी? CR साइड में। और लेबर पे जो खर्चा होता है वो कहाँ दिखाई देता है? DR में। ठीक है, चलो तो CR में दिखाई देगी आपको सेल्स। चलो 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 भाई आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल लागत बताइए।
तो ठीक है बता देंगे। मटेरियल, लेबर, अदर डायरेक्ट चार्जेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, सॉलिंग ऑन कॉस्ट। अब देखो मेरा क्वेश्चन में ध्यान नहीं गया तो मेरे को लगा कॉस्ट बतानी है ना, वो भी टोटल कॉस्ट बतानी है, तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा 50 और 30, 80, 80 और 10, 90। लेकिन यहाँ पे आके मैं अटक गया, क्योंकि अब ये कर पाने के लिए मुझे कॉस्ट शीट अच्छे से आनी चाहिए। मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा, मैं सीधा कॉस्ट शीट में तुम्हें बता देता हूँ। इसने कहा 10% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो जब प्राइम कॉस्ट आ जाएगी उसके बाद 10% कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसने कहा कि ऑफिस ऑन कॉस्ट, ये ऑन कॉस्ट की जगह आप ओ एच पढ़ लिया करो। ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग ऑन कॉस्ट में ऑन कॉस्ट की जगह आप ओ एच पढ़ लिया करो, सेलिंग ओवरहेड। हाँ, तो ये ऑफिस का खर्चा जोड़ते समय देखो यहाँ पे ना गड़बड़ है, बहुत ध्यान देना। यहाँ पे वर्ड क्या है, 20% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अगर ये वर्ड होता 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये बात अलग होती है। और ये जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आंखें खोल के काम करना, इसमें फैक्ट्री ऑन कॉस्ट वर्ड दे रखा है। ठीक है, अब आप देखो, आपको बात समझ में तो आई गई। मैं बता देता हूँ आपको शीट। देखो आपका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया, ये आपका पहला पड़ाव आ गया। पहला पड़ाव आने के बाद इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर इन्होंने बोला फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा कितना, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो इस पर 90,000 का 10% निकाल दो, ये हो गया 99,000। ये आपका दूसरा पड़ाव आ गया। फिर ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना है, ये देखो यहाँ पे मुझसे भी गलती हो गई, 20% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, यानी आपको निकालना है 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी, अच्छा ओके ओके, ये फिर मुझे क्वेश्चन में सही करना पड़ेगा। मैं अब ना एक बार क्वेश्चन में सही कर देता हूँ, ठीक है, अभी आंसर आ जाए इसलिए क्वेश्चन में सही करता हूँ। यहाँ पे वर्ड है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये शब्द सही मान के मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने ये फैक्ट्री कॉस्ट का 20% निकाला है, और ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग कॉस्ट कितनी है इसका 5%। ऐसे करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी 124,740, वो ए ऑप्शन में दे रखा है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व्यय निकालने का सूत्र बताइए। तो अब आप देखिएगा, आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को आप जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। तो अगर मुझे इस सूत्र का यूज़ करना है जिसके अंदर 4 आइटमें हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लेस हो जाए। कि सर आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को राइट हैंड पे रख के इन दोनों को लेफ्ट हैंड पे भेज दिया, साइड चेंज हो गई, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। इस तरह का सूत्र कोई मिल जाए तो काम हो जाएगा कि प्राइम कॉस्ट में, अब देखो इसमें देखो फिर मिस्टेक है, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हटाया है पर डायरेक्ट वेजेस जोड़ा है, तो ये नहीं चलेगा। ये सही है, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लेस किया है, डायरेक्ट वेजेस लेस किया है, तो आपका इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर बेचे गए सकल लाभ व शुद्ध लाभ ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ये 20, अच्छा आपके बार देखो पिछली बार थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें यूनिट दे रखे थे। इसमें ये क्या है, 20,000 रुपये आपने इस साल खर्चा किया, 10,000 का माल तुम्हारे पास पहले का है, तो 20 और 10 30। नहीं नहीं, ये क्लोजिंग लिखा हुआ है, ध्यान से भाई ध्यान से, थक गए सर आप 20,000 का माल था, 5,000 का माल पहले का है, तो 20 और 5 25, 25 में से 10 का माल बच गया। यस, 25 में 10 का माल बच गया, तो 15,000 क्या हो गया, COGS। और 15,000 का माल आपने कितने में बेचा, 25 में। 15 का माल आपने 25 में बेचा, तो 10,000 क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और बेचने में कितना खर्चा हुआ, 3,000 का, तो फिर 7,000 हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों आ गया। ठीक है जी, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरे ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस के खर्चे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस के खर्चे को जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बचपन वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ, इसमें आप ये देख लो, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दो। ये एक फार्मूला नहीं है, ये 4 फार्मूले हैं। अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ो, ये 3 फार्मूले हैं। अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस के खर्चे जोड़ो, ये 3 फार्मूले और हो गए। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़ दो, 3 फार्मूले ये हो गए। और अगर आपको कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएंगे, तो 3 फार्मूले ये हैं।
तो केवल अगर आप इस इमेज को देखो तो इस इमेज से मैं 16 एमसीक्यू बना सकता हूँ। मैं बना सकता हूँ, मतलब एग्जामिनर भी बना सकते हो, तुम भी समझ सकते हो। अच्छे से याद कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, पर बताना ये था इसलिए शायद क्वेश्चन दोबारा डाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि लाभ लागत का 25% है तो ये बिक्री पे क्या परसेंटेज होगा? ये भी बात आपने तुम आज ही सुनी है। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। आपका परसेंटेज क्या दे रखा है? 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल, और 1/5 को आप परसेंटेज में कोट करोगे तो ये हो जाएगा 20% ऑन सेल। कहाँ से बात शुरू हुई थी? 25% on cost will be equal to 20% on sale. It will be equal to 20% on sale. कि सर हमें तो ये तो समझ में आ जाता है कि आप परसेंटेज को हिंदी में बोलें तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आप 25 के नीचे 100 का भाग लगा देते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। अब आराम से रुको। कॉस्ट क्या होता है? खरीदने का भाव, ये जो हमने लगाया। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं वन क्या है? प्रॉफिट। किस पे चाहते हैं? 4 रुपए की कॉस्ट पे। तो 4 रुपए की चीज पे 1 रुपया कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचोगे? 5 में। तो 5 में 1/5 ऑन सेल वैल्यू, यानी ये क्या है? 1 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए क्या है? सेल वैल्यू। ठीक है। और इसी को परसेंटेज में कोट करना हो तो इंटू 100 कर दो, 20% ऑन सेल। फिर भी मैंने ये रिलेशन आपको दे रखे हैं। प्रॉफिट के केस में 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल एंड सो ऑन करते जाना। ठीक है, आ जाएगा। पीडीएफ देखना, समझ आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत लेखों में शामिल की जाती है? ओके, मुझे आपको एक बात बतानी रह गई, अब बता देता हूँ। आपके फैक्ट्री के खर्चे जो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे ऑफिस ओवरहेड, बेचने के खर्चे सेलिंग ओवरहेड, और ग्राहक तक पहुंचाने के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन कॉस्ट ओवरहेड भी होते हैं जिनको हम कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करते। इनको हम फाइनेंशियल ओवरहेड्स भी कहते हैं। ये कॉस्ट शीट में नहीं लिखे जाते। एक बार मैं बता देता हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो तो हमारी कमाई है, तो वो कॉस्ट शीट में नहीं आती। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी जनरली परमिजिबल नहीं है, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। शेयर या डिवेंचर को इशू करने पे जो खर्चे होते हैं नहीं आते। शेयर ट्रांसफ़र करने पे जो पैसा हम लेते हैं वो इनकम नहीं आती। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं, कॉम्पनसेशन है, तो वो खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं आता। जो शेयर्स पे आप अंडरराइटर्स को कमीशन देते हो, जो इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स आप देते हो, जो प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट या लॉस होता है, डिविडेंड जो हम लेते देते हैं, वो जो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, डोनेशन करते हैं। बैड डेब्ट्स मैंने कहा था सेलिंग ओवरहेड में आएगा, लेकिन एब नॉर्मल बैड डेब्ट्स हो गया तो वो नहीं आएगा। तो ये सारी आइटमें ऐसी हैं, आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता। डोनेशन जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता। जो रेंट रिसीवेबल है, जो रिसीव होना है, हो भी गया होता, तो वो कॉस्टिंग में नहीं आता। तो इसमें से इसने पूछा कौन सी मद लागत लेखों में शामिल की जाएगी। एक भी आइटम ढंग की नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा कि इनमें से कोई भी आइटम कॉस्ट शीट में जाने जैसी नहीं है। वैसे आपको ये लिस्ट याद रखनी है, इनमें से कोई भी आइटम कॉस्ट शीट में नहीं जाती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईंटों के भट्टे में आप इकाई लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत किसे इकाई मानेंगे? मतलब क्या आप एक एक ईंट की कॉस्ट निकालेंगे? तो जनरली प्रैक्टिस ये है कि ईंटों के भट्टे में 1000 ईंटों की कॉस्ट निकाली जाती है। यानी अगर आप ईंटों के भट्टे की काउंटिंग कर रहे हैं और अगर आपने सुना 2200 रुपये यूनिट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईंट 22 रुपये की बनी है। ये इसका मतलब होगा 2200 रुपये पर 1000 यूनिट। पर मतलब ये तो प्रैक्टिस के हिसाब से मैं थोड़ी बहुत आपको इंडस्ट्रीज वाइज बता देता हूँ। तो प्रति 1000 ईंटों, जैसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे तो आप एक ठेके की लागत निकालेंगे तो आपकी यूनिट हो गई एक ठेका। अगर आप कोयले या पत्थर की खान में हैं तो आप प्रति टन कोयला या प्रति टन पत्थर। अगर आप ईंट भट्टे की बात कर रहे हैं तो आप प्रति 1000 ईंटों की कॉस्ट निकालेंगे। चीनी मिल में आप प्रति क्विंटल चीनी निकालेंगे। अगर आप सूत उद्योग में हैं, सूत उद्योग में है तो प्रति किलो सूत निकालेंगे। वस्त्र उद्योग में है तो प्रति मीटर। अगर आयरन एंड स्टील में है तो प्रति टन। आटा मिल में है तो प्रति क्विंटल। कागज मिल में है तो प्रति किलो या प्रति रिम भी होता है।
अगर आप उस तरह का कागज़ भेजते हो। होटल में हो तो प्रति मेहमान प्रति रात्रि, यानी एक दिन का कितना खर्चा। यातायात कंपनी है तो प्रति यात्री किलोमीटर। पानी की कंपनी है तो प्रति 1000 लीटर। और गैस कंपनी है तो प्रति घन फुट। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स होती हैं, ये भी याद करनी होती है। ईंटों के भट्टे में 1000 ईंटें थी। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा रिस्की रहता है इसलिए कुछ बच्चे शेयर नहीं करते, बट पता चल जाता है लोगों को, तो ठीक है। अगर आप शेयर करना चाहो या जॉब लग चुके हो तो शेयर कर ही देना। और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर बहुत सारा कंटेंट आपको और मिलेगा। चलिए ठीक है, बाय।